हेलो एवरीवन, दिस इज शांतनु राय। वेलकम यू ऑल इन माय सेशंस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, आप लोग भी थोड़ा व्यस्त होंगे, लेकिन पढ़ाई अपनी छूटनी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि याद रखना एंड ऑफ द डे आपकी जॉब ही आपके काम आने वाली है। तो हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज की कहानी में मैं आपके सामने क्या सुनाने वाला हूं, आज की स्टोरी मेरी होगी पासा। डाइस के बारे में आज पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, दिल खोल के बताऊंगा सारी चीजें, और एक एक पॉइंट आपको डाइस का समझ में आएगा। और मैं वादा करता हूं कि चुटकियों में आंसर निकलेंगे आपके। समझ में आई बात? आपको बस करना कुछ नहीं है, इस सेशन को पूरा देख लेना है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि याद रखना मैग्नेट ब्रेन्स, ये जो आपको नाम दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा नाम है, और ये ऑनलाइन जगत का एकमात्र ऐसा नाम है जो आपको क्वालिटी कंटेंट देता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपसे हम 1 रुपया नहीं चार्ज करते, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर वो चीज देते हैं जो आपको चाहिए। तो बस हमसे जुड़िए और मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियली कंपटीशन चैनल को ज्वाइन कीजिए भाई, क्योंकि कंपटीशन क्रैक करना है तो हमसे तो जुड़ना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, आज के इस सेशन में डाइस का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। आज हालांकि मैं पार्ट 1 आपको सामने लेके आया हूं। पार्ट 1 का मतलब इसके अंदर आज को मैं आपको कुछ पार्ट बताऊंगा, कुछ चीजें सिखाऊंगा, और कुछ चीजें जो इसके पार्ट 2 में बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी ना हो, बहुत बोरिंग ना हो, इसलिए इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड किया हूं। तो पूरा देखिएगा, आराम से देखिएगा, नोट्स पूरे बना लीजिएगा, ठीक है? मुझे लगता नहीं कि इसके बाद आपको डाइस में एक सिंगल वर्ड भी दिक्कत होगी। अगर आपने मेरे और भी सेशंस जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, मैट्रिक्स हो गया, मिरर इमेज हो गया, ये सब नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके उनको देखिए और कंसेप्ट क्लियर करिए। चलिए भाई शुरू करते हैं, लेकिन चलने से पहले फिर से बता दूं कि इस सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके सामने 1 रुपया चार्ज नहीं करेंगे आपसे, कहीं कोई पेड बैच नहीं देंगे, कहीं कोई एक्स्ट्रा बैच नहीं देंगे, आपको सब कुछ यहीं पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको करना कुछ नहीं है, सेशन को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना कर सकते हो करो। चलिए भाई, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको भाई इस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या क्या होता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो भाई सबसे पहले देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपोजिट फेस का, कि 3-4 डाइस दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए भाई कि अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न कौन सा नंबर को दे देगा कि 4 के विपरीत में कौन सा अंक आएगा, किसी भी पासे में इसके विपरीत में क्या अंक आएगा, ठीक है? ऑपोजिट फेस। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है भाई ओपन डाइस का, कि डाइस को ओपन कर देगा और कहेगा कि बताइए इसके ऑपोजिट में क्या मिलेगा, या डाइस को बंद कर देगा और कहेगा कि बताइए इसको ओपन करेंगे तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा। मिसिंग डाइस, आपके सामने 3 या 4 डाइस दी जाएंगी और इन 4 डाइस में से किसी एक डाइस में कोई एक फेस जो है वो क्या करेगा, गायब कर देगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए उस गायब वाली जगह पे, उस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सा नंबर आ जाएगा। और लास्ट में मैं आपके सामने कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। तो ये पूरा सिनेरियो जो है ना, आप मेरे साथ एंजॉय करिएगा। आज की जो क्लास है इसमें मैं पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि केस 1 केस 2, या यूं कहें कि पहला और दूसरा पार्ट क्लियर करूंगा, बाकी जो 2 पार्ट है वो हम करेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो ये दोनों चीजें आप आराम से देखना। अब ये 2 चीजें हैं, तो इसका मतलब सिर्फ जल्दी जल्दी इनको सॉल्व नहीं कराऊंगा, बहुत ही आराम से सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो एक एक पॉइंट करके आपको जानने की यहां जरूरत है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, डाइस की, सबसे पहले अगर बात करूं डाइस की दोस्तों, तो यार एक बात याद रखना, बेसिक चीजें जो जानते हुए, ये तो आपको पता होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि डाइस के 2 पार्ट होते हैं, एक जनरल डाइस और एक स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी में कहते हैं इसको मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस को, और जनरल डाइस को क्या कहते हैं, सामान्य पासा। सब कुछ आपको पता होगा, लेकिन जरा एक काम करते हैं, रुकिए जरा, रुकते हैं और थोड़ा सा और डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है क्या, जो पासा जो शब्द है या डाइस जो है, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ था हमारे भारत में? सबसे पहले डाइस का इंट्रोडक्शन कब हुआ था? तो आप कहोगे सर आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो सर याद रखना, डाइस का सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ था महाभारत काल में। अगर आप महाभारत आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है देखा होगा, कोविड ने तो रामायण और महाभारत को फिर से रीओपन करा दिया। तो महाभारत जो है, उस समय जब महाभारत का जो दौर था, और कहा जाए ना तो उतना बड़ा नरसंहार जो हुआ था, उतनी बड़ी भयावह जो लड़ाई हुई थी, किसी विश्व युद्ध से कहीं ज्यादा वो खतरनाक और अद्भुत नजारा दिखाने वाली वो लड़ाई जो थी, कहा जाए तो वो डाइस से ही तो हुई थी, पासे से हुई थी। आपको सर पासे से कैसे? ना वो चौसर का गेम, वो याद है आपको जो युधिष्ठिर चौसर का गेम खेले थे शकुनी के साथ, ना वो युधिष्ठिर यानी पांडव हारे होते, ना उनको वनवास मिलता, ना अज्ञातवास मिलता, और ना ही वो युद्ध की कहानी शुरू होती। तो ये सारा का सारा जो खेल है, ये कहां से शुरू होता है? महाभारत काल से। अब आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा,
मुझे लगता नहीं कहीं पूछा गया होगा, लेकिन जानना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा और डिटेल में पढ़ाऊंगा। डाइस शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी ना, वो जाहिर सी बात है हमको सबसे पहले जानकारी जो मिली थी, हो सकता है उसके पहले भी खेली जाती हो, लेकिन महाभारत काल लगभग आज से 6 से 7 हजार साल पहले की बात है, जब उस समय एक नाम जो बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड फेमस नाम था, जिसको आज हम मास्टर ऑफ डाइस भी कहते हैं। आपको लग रहा है कौन हो सकता है वो? तो मास्टर ऑफ डाइस शकुनी। जी हां दोस्तों, शकुनी एक ऐसा नाम था जिसने डाइस की एक नई डेफिनेशन ला के दी थी। अच्छा हाँ, उस जमाने की अगर बात करूं मैं, तो उस समय डाइस लंबी होती थी, 2 डाइस होती थी जिनको लेके खेला जाता था। उसको, उस गेम को कहते थे चौसर। चौसर जिसको आज हम लूडो कहते हैं, वो अपने जमाने का चौसर था। एग्जैक्टली वही तो नहीं था, लेकिन हाँ उस जैसा ही था चौसर, जिसमें डाइस को फेंका जाता था और अपनी जो भी चाल होती थी चलते थे, और वहां पे राजा महाराजा शौक शौक में इसको खेला करते थे। शकुनी महारत हासिल कर चुका था। अच्छा, आपने अगर महाभारत देखी होगी तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो शकुनी था वो कंप्लीटली फिट नहीं था दोस्तों। कंप्लीटली फिट नहीं था मतलब उसके कुबड़ था, पीठ पे कुबड़ था, वो कंप्लीटली फिट नहीं था। तो इस वजह से युद्ध में बहुत ज्यादा पारंगत नहीं था, हल्का सा कुबड़ उसके पीठ में था और वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। तो मतलब युद्ध के लिए इतना ज्यादा परफेक्ट कह सकते हैं जो क्षत्रिय होता था वो वहां पे वो नहीं था। ये बात उसके पिता को पता थी। अच्छा, वो शकुनी रहने वाला कहां से था? ये डाइस भारत में एंट्री कब लिए थे? तो अफगानिस्तान से शकुनी रहने वाला था। गंधार का जो करंट में अफगानिस्तान में है भाई। और ये पूरी स्टोरी जो है वहीं से शुरू होती है। डाइस का इंट्रोडक्शन होना, डाइस का फिर आज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाना, ये सारा कुछ वहीं से शुरू होता है ना। भीष्म पितामह गंधार की जो कह सकते हैं कि राजकुमारी गंधारी जो थी, उनको जबरदस्ती ले आए होते ना। शकुनी ने प्रतिज्ञा ली होती। आपको पता है शकुनी ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कुरुवंश का विनाश कर दूंगा, क्योंकि यहां पर भीष्म पितामह से सामने से टक्कर लेना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। शंकर जी के अवतार माने जाते थे भीष्म पितामह, तो उनसे लड़ना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब उनसे लड़ना मतलब मौत से लड़ना था। ये बात शकुनी को पता थी। और गंधार नरेश को जब वो उसको लेके गए और धृतराष्ट्र से जो जन्मांध थे, जन्मांध मतलब जन्म से अंधे थे, उनसे शादी करवा दी। अब जब उनसे शादी करवा दी तो अब भाई ऑब्वियस सी बात है, उनको जबरदस्ती लेके गए हैं तो कोई तो रोकने वाला होगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि भीष्म पितामह के सामने खड़ा, और भीष्म पितामह को अपने कुल को आगे ले जाना था। तो उसने क्या किया, जबरदस्ती गंधारी से शादी करवा दी। ठीक है, शकुनी ने प्रतिज्ञा ली कि भाई हम कुरुवंश का क्या करेंगे, विनाश कर देंगे। लेकिन कर तो दिया, कैसे करता? शकुनी के पास दिमाग बहुत था, और मास्टर ऑफ डाइस मतलब वो पासे चौसर का एक कह सकते हैं कि मजा हुआ खिलाड़ी था। मैं चौसर वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि चौसर ही बोलते थे उस समय। अच्छा, ये बात उसके पिता को पता थी शकुनी के। तो शकुनी के जो पिता थे, उन्होंने शकुनी को आशीर्वाद दिया कि बेटा जब मैं मरूंगा तो मेरी हड्डियों से तुम पासे बनाना, और उससे तुम अजय रहोगे, तुमको कोई डाइस में हरा नहीं सकता। अच्छा, शकुनी इतना स्मार्ट था कि वो लोगों को युद्ध में नहीं, चौसर के लिए चैलेंज करता। गया किसी राज्य में, राजा को चैलेंज कर दिया कि भैया आओ हमसे चौसर खेलो। चौसर खेले तो सारा राजपाट उनका क्या करता था, उसी में जीत लेता था। तो बिना लड़े, बिना हथियार उठाए, दिमाग से वो कई कई राज जीत चुका था। ये बात उसके पिता को पता थी। अच्छा, एक बात याद रखना, इससे एक मॉरल ऑफ द स्टोरी यहां बनाता हूं मैं। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास दिमाग है, तो जरूरी नहीं कि आप एकदम बेरोजगारी में जाओगे। आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बहुत अच्छा कर लोगे, जॉब आपको मिल ही जाएगी। खुद पे बिलीव रखना चाहिए। शकुनी यही किया। तो उसके पिता ने कहा कि भाई जब मैं मरूंगा तो मेरी हड्डियों से तुम डाइस बनवाना। और शकुनी एकमात्र ऐसा पुत्र था जो अपने पिता के मरने का इंतजार करता, भाई अब मरे, अब मरे, अब मरे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी डेथ हो गई। तो शकुनी ने उनकी जो थाई की हड्डियां थी, थाइस की, जो हमारी जांग की हड्डियां होती थी, सबसे बड़ी फीमर कहते हैं उसको, उन हड्डियों से लगभग 6 जोड़ी मतलब लगभग 12 डाइस बनवाए। और उससे बाद वो अजेय था, मतलब उसको कोई हरा ही नहीं पाया था। अब एक बड़ा मसला यहाँ पे आ गया कि भाई शकुनी तो बहुत मास्टर हो गया। अच्छा, उस जमाने में एक नाम और था जिसको डाइस का बड़ा अच्छा ज्ञान था। वो नाम कौन सा था? मैं कनेक्ट करूंगा, पूरा टॉपिक से कनेक्ट करूंगा, बने रहना एकदम अच्छे से। उस जमाने में एक नाम और था बेटा, उस नाम को कहते हैं युधिष्ठिर। आपने कभी सोचा कि शकुनी ने यह प्रस्ताव युधिष्ठिर के सामने ही भेजा था, भीम के सामने नहीं भेजा था?
अर्जुन के सामने नहीं भेजा था, नकुल सहदेव के सामने नहीं भेजा था, इवन कुंती के सामने और कृष्ण के सामने नहीं भेजा था, युधिष्ठिर के सामने। क्योंकि युधिष्ठिर को भी डाइस आता था और युधिष्ठिर मन ही मन बड़ी जेलसी उनको थी। जेलसी इस बात की थी कि मैं कभी मौका मिलेगा तो शकुनी को हराऊंगा और वर्ल्ड चैंपियनशिप का टैग, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का टैग लेके वर्ल्ड चैंपियन कहलाऊंगा। तो भाई मुद्दा ऐसे ही था कि शकुनी को ये बात पता थी, तो शकुनी ने मौका देखा और तुरंत क्या किया, पांडवों को हराना बड़ा मुश्किल था, एक से एक वहां पे दिग्गज योद्धा थे। तो भीम 10,000 हाथियों का बल, अर्जुन अनबीटेबल पर्सन। तो मतलब कुल मिला जुला की कहानी कुछ ऐसी थी कि शकुनी को ये बात पता थी कि कुरुवंश का विनाश जो है वो कहीं न कहीं पांडवों से ही, इनके बीच में, भाई कहते हैं ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी लेके भाग गया, तो शकुनी यहाँ बंदर का रोल प्ले कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण अगर वहां पे नहीं होते तो शायद कहानी कुछ और होती, सच में कुरुवंश का विनाश है, दो लड़बड़ के मर जाते सब। तो शकुनी तो यही चाहता था, बचपन से ही शकुनी ने ये चीज दिमाग में कौरवों की भर दी थी। तो भाई साहब वो द्यूत युद्ध हुआ, वो चौसर का युद्ध हुआ, युद्ध मतलब वो गेम हुआ जब, तो शकुनी को जब निमंत्रण भेजा गया, शकुनी ने निमंत्रण भेजा युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। भाई ऐसा पहली बार हुआ था कि शकुनी युधिष्ठिर के सामने कोई प्रस्ताव आया हो और उसने ये प्रस्ताव अपने भाइयों और स्पेशली अपनी माता से डिस्कस ना किया। हमेशा करते थे, कृष्ण जी का वहाँ पे हेल्प लेते थे, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि उनको तो ये मन में भरा पड़ा था कि मौका मिले मैं हराऊं, और मौका मिल गया, तुरंत हाँ बोल दिया, हाँ मैं करूँगा, खेलूंगा। अच्छा, इस बात पे काफ़ी विवाद भी हुआ उन भाइयों में, पांचों भाइयों में बहुत विवाद हुआ कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ये उनकी चाल हो सकती है, ऐसा वैसा। अच्छा, कृष्ण को ये बात सब पता थी, एक्चुअली कृष्ण तो चाहते थे कि भाई युद्ध हो जाए, कृष्ण को ये बात पता थी अच्छे से, लेकिन कृष्ण तो चाह ही रहते कि हाँ होना ज़रूरी। सब कुछ हुआ, गेम शुरू हुआ। जब गेम शुरू हुआ तो भाई युधिष्ठिर ने सबसे पहला प्रस्ताव क्या कहा कि भैया ये वाले जो डाइस आपके पिताजी की हड्डियों से बने, इससे हम नहीं खेलेंगे, डाइस नहीं बननी चाहिए। अच्छा, आपको बता दो दोस्तों, उस जमाने में चौसर का जो गेम हुआ था वो 3 दिन तक चला था, और उस 3 दिन में शकुनी ने क्या किया आपको पता होगा, महाभारत करवा दी उसके बाद। तो होता क्या था, मैं रिलेट करने जा रहा हूं, इससे ध्यान रखिएगा। शकुनी जो था ना, शकुनी को डाइस के दोनों फॉर्मेट पता थे, जनरल और स्टैंडर्ड भी। एक्चुअली स्टैंडर्ड डाइस जैसा कोई शब्द नहीं होता। स्टैंडर्ड को हिंदी में कहते हैं, बेटा मेरी बात समझना एकदम बहुत अच्छे समझना, स्टैंडर्ड को हिंदी में कहते हैं मानक पासा। स्टैंडर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, मानक पासा। मानक पासा मतलब क्या होता है, मान के करने वाला, मान के मतलब कि आप है नहीं उसको माना जाएगा। और जनरल डाइस का मतलब होता है सामान्य पासा। जनरल डाइस का मतलब होता है सामान्य, जनरली जो पासा होता है। तो युधिष्ठिर जो थे ना, उनको ऐसा कुछ नहीं पता था कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, उनको सामान्य पासा था कि मैं फेंकूंगा और जीतूंगा। युधिष्ठिर को ऐसा था। शकुनी जो था उसको जनरल के साथ साथ स्टैंडर्ड डाइस भी पता था, और ये राज वो किसी को बताता नहीं था, क्योंकि बता देगा तो हार जाएगा वो सारे गेम्स फिर। तो क्या होता था ना कि युधिष्ठिर जब ऐसे लिए और फेंके और कहते थे युधिष्ठिर आ गया 4, तो बेटा 4 ना आके 3 आ जाता था, 2 आ जाता था, कभी कभी 4 आ भी जाता था। युधिष्ठिर परेशान कि यार मेरा हर बार गलत आ रहा है, कभी कभी सही हो रहा है। और उधर से दुर्योधन की तरफ से शकुनी जब गेम खेला तो दुर्योधन कहता था मामा ला दो 6, तो शकुनी फेंकता था तो 6 ही आता था। ऐसा कैसे, क्योंकि शकुनी जो है वो डाइस को कैसे करता था बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, और युधिष्ठिर भाई साहब जनरल में ही रह जाते थे। बहुत आश्चर्यचकित हो गए युधिष्ठिर। कहते हैं कि 18 बार पासे बदले गए थे, 18 बार, 18 टाइम्स। लेकिन भाई जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो 18 चाहे 1800 बार बदल लो, वो तो कर ही लेगा। तो ये कारण था कि युधिष्ठिर सारे मैचेस हारते गए, शकुनी यानी दुर्योधन सारे मैचेस जीतता गया, और उसमें पूरा पूरा हाथ किसका था, शकुनी था, क्योंकि शकुनी डाइस को स्टैंडर्ड करके फेंकता था। अब ये पूरी स्टोरी को मैं कनेक्ट करता हूं किससे, आज के उससे रिजल्ट से। आप आज भी अगर डाइस, हालांकि अब डाइस तो लंबी नहीं आती, अब डाइस तो क्यूब शेप में आती, तो आज भी आप डाइस को अगर स्टैंडर्ड शेप में रख के फेंकोगे ना, तो आप जो बोलोगे वही गिरेगा। ये चीज आप करके देख लेना, मैं बताता हूं कैसे। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं क्या कारण था, कि क्या कारण मतलब क्या रीजन था कि डाइस जो थी वो जनरल थी, या क्या रीजन था कि डाइस को स्टैंडर्ड बना सकते थे। तो सबसे पहले जनरल डाइस निकालने की एक छोटी सी परिभाषा मैं बोल कह रहा हूं, मैं यहां पे लिखवा दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा, बल्कि मैं कहूंगा कि लिखो, जनरल डाइस की परिभाषा है सामान्य पासे की परिभाषा, ठीक है।
इन एनी डाइस, इन एनी डाइस एनी adjacent in any dice any adjacent face, any two बेटा होगा, any two adjacent face would be sum of 7। किसी भी पासे में कोई दो निकटवर्ती फलकों का योग कितना होगा? 7 होगा। किसी भी पासे में किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग क्या होगा? 7 होगा, 7 होगा। तो वो डाइस कहलाएगी जनरल डाइस। एक ऐसे पासे या ऐसा पासा जिसमें किसी भी दो फलकों को जोड़ें तो उनका जो योग होगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, उनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? सामान्य पासा, या यूं कहें कि वो कहलाएगा तुम्हारा जनरल डाइस। ठीक है भाई, वो कहलाएगा तुम्हारा जनरल डाइस। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे एक डाइस मैं बना देता हूं, ऐसे ऐसे, ये देखो भाई, आज के सिनेरियो के हिसाब से बनाऊंगा ना इसको। ये देखो, अब इसमें मैंने कहा कि 1 6 3, ऐसे मैंने कर दिया। अब जरा देखो, इसको अगर मैं कहूं या इसको मैं बनाने की कोशिश करूं तो आप नोटिस करो, इसमें किसी भी दो को, याद रखना एनी टू की बात हो रही बेटा, एनी टू, किसी भी दो फलक को, किसी भी दो फेस को जोड़ोगे तो उनका सम बेटा क्या हो जाएगा? 7। ये देखो, 6 में 1 जोड़ो, 6 में 1 जोड़ो, इनका सम कितना हो जाएगा? 7। तीनों को नहीं जोड़ना, किसी भी दो को अगर आपने जोड़ा तो याद रखना कि उसका सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर 7 हो गया तो ये डाइस क्या मानी जाएगी बेटा? जनरल डाइस मानी जाएगी। समझ में आई बात? तो ये कौन सी डाइस हो गई? जनरल डाइस हो गई। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इस डाइस को मैं फेंकूं तो बताइए कि 3 के विपरीत में कौन सा अंक आएगा? व्हाट शुड कम, या व्हाट वुड बी द ऑपोजिट ऑफ 3 इफ आई थ्रो दिस डाइस? अगर इस पासे को मैं फेंकूं तो 3 के ऑपोजिट में क्या आएगा बच्चा लोग? क्या आएगा? तो कई लोग कहेंगे सर इसका आंसर आएगा 4। तो बेटा एक बात बता दूं आपको मैं, एक छोटा सा पॉइंट जो मेरे ख्याल से डाइस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां मैं नोट कर रहा हूं, आप अपने कॉपी में जरूर नोट करके लिख लीजिएगा। आप अपने कॉपी में जरूर नोट करके लिख लीजिएगा। क्या है वो पॉइंट? जरा देखो, वो पॉइंट है इन एनी डाइस, इन, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, इन एनी डाइस एनी एडजेसेंट फेस, मैं हिंदी में बोल दूंगा अभी, इन एनी डाइस एनी एडजेसेंट फेस कैन never be opposite to each other, opposite to each other. In any dice any adjacent face can never be opposite to each other। मतलब अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं यहां पे बेटा, याद रखिएगा ये छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी पासे में, ठीक है, किसी भी पासे में, किसी भी पासे में, किसी भी पासे में कोई भी निकटवर्ती फलक, कोई भी किसी भी पासे में कोई भी निकटवर्ती फलक, फलक समझ रहे हैं, फेस, किसी भी पासे में कोई भी निकटवर्ती फलक
कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। एक दूसरे के विपरीत नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल जो है ना बेटा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रूल आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो किसी भी पासे में कोई भी अगल बगल वाले फलक कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकते। इन एनी डाइस एनी एडजेसेंट फेस कैन नेवर बी ऑपोजिट टू ईच अदर। हिंदी में बोला गया वही चीज कि किसी भी पासे में कोई भी, मतलब कहने का ये है कि कोई भी पासा अगर है, अच्छा आप रूम में बैठ के अगर मान लो मेरा सेशन देख रहे हैं, तो रूम में जो आमने सामने की दीवारें हैं, या कहा जाए जो ऑपोजिट हैं, क्या वो कभी अगल बगल हो सकती हैं दीवारें? नहीं। जो दीवारें अगल बगल हैं, क्या जैसे मान लो दीवार ये दोनों अगल बगल हैं, ये दीवार है ये दीवार, तो क्या ये कभी ऑपोजिट हो सकती है आमने सामने? नहीं हो सकती। तो सेम वही बात पासे में होती है बेटा, कि अगर कोई पासा है जिसमें अगल बगल वाले कोई भी फलक हैं, अगल बगल वाले कोई भी फलक हैं, वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। जो अगल बगल है कभी विपरीत नहीं हो सकता, जो विपरीत है वो कभी अगल बगल नहीं हो सकता। मतलब जो ऑपोजिट है कभी एडजेसेंट नहीं हो सकता, जो एडजेसेंट है कभी ऑपोजिट नहीं हो सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी है। तो बेटा अगर 3 का ऑपोजिट 4 में कहूं, तो सबसे पहले तो ये देखो कि 3 का ऑपोजिट 6 और 1 तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगल बगल है। क्या 3 का ऑपोजिट खुद 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बचा क्या बेटा? या तो 4, या तो 5, या तो 4, या तो 5, या तो 2। याद रखना 3 का ऑपोजिट या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या फिर 2 होगा। कभी भी याद रखिएगा कि सामान्य पासे में एग्जैक्टली आंसर नहीं आ सकता। अगर मैं पूछूं कि बेटा 1 का ऑपोजिट क्या होगा, तो आंसर इज या तो 4, या तो 5, या तो 2। या तो 6 का ऑपोजिट या तो 4, या तो 5, या तो 2। मतलब कि आप इस बात को भी याद रखना कि सामान्य पासे में हम ऑपोजिट नहीं निकाल सकते। ऑपोजिट जो है, ऑपोजिट कांट फाइंड। सामान्य पासे में बेटा ऑपोजिट नहीं निकाल सकते, निकाल ही नहीं सकते। पहली बात याद रखना, यह कारण था कि जब युधिष्ठिर फेंकते थे और उनको चाहिए होता था 4, तो डाइस को सामान्य रखा और फेंक दिया। फेंक के बोलते थे 4, तो वही आता ही नहीं, तीनों में से कोई एक था। तो कभी कभी 4 आ भी जाता था, लेकिन मोस्टली 5 और 2 नहीं आया। कभी 5 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 4 आ गया। तो युधिष्ठिर बड़ा इरिटेट हो जाते थे कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ कि मेरा आंसर्स नहीं आ रहे, मेरी वैल्यूज नहीं आ रही। अब शकुनी क्या गेम खेलता था वो जरा देख लो। तो जरा हेडिंग डाल देंगे आप, स्टैंडर्डाइज। जरा स्टैंडर्डाइज का खेल समझेंगे। जनरलाइज समझ में आ गई? जनरलाइज में कभी भी एग्जैक्टली आंसर नहीं आ सकता, और एग्जाम में कभी जनरलाइज अकेले नहीं आती, अकेले सिंगल डाइस आती ही नहीं, 2 या 3 डाइस मिलके आती है। इसको बोलते हैं मिक्स डाइस, मैं आगे बताऊंगा उसको। तो बेटा अब आते हैं किस पे? स्टैंडर्ड डाइस पे, मानक पासे। बस एक ही रूल है बेटा, याद रखना उस रूल को। मानक पासे की कहानी जरा सीख लेते हैं मेरे साथ। तो ये जो रूल आपने लिखा है ना, मैं इसको हटा रहा हूं, या ये रूल जो आपने लिखा है कि इन एनी डाइस एनी 2 एडजेसेंट फेस वुड बी सम ऑफ 7, तो यहाँ पे ना अगर मैं कहूँ थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। ये चेंजेस क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पे मैं ये रूल इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये रूल मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ इसमें। देखो अब ये मानक पासे का रूल बन गया, ठीक है। मानक पासे का रूल क्या है बेटा? कि इन एनी डाइस एनी 2 एडजेसेंट फेस वुड नॉट बी, यहां नॉट आ जाता है, बस इतने अंतर होता है। वुड नॉट बी सम ऑफ 7 मतलब क्या? इसमें बोला गया था किसी भी 2 अगल बगल वाले फलकों का योग 7 होगा, इसमें 7 नहीं होगा। दैट्स इट। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मानक पासों में कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। हाँ, ये भी कह सकते हो कि किसी भी मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होगा, ये आंसर हो जाएगा। या मैं इसको सिंपल आपको याद करवाऊं तो आप एक याद रख लेना
कि किसी भी पासे में किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होगा। 7 होगा जनरल डाइस, 7 नहीं होगा स्टैंडर्ड डाइस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां पे एक डाइस बनाता हूं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक डाइस का। यहां पे एक डाइस बना दें ऐसे, ऐसे एक डाइस बना दिया हमने। यहां पे लिख दिया मैंने 4, यहां पे 1, यहां पे 2। अब देखो, ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हारी डाइस जो है, क्या ये तुम्हारी जो डाइस है ये जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है? तो आप देखोगे किसी भी दो को जोड़ने पर उनका सम 7 नहीं हो रहा। किसी भी दो को जोड़ने पर उनका सम 7 नहीं हो रहा। अगर सम 7 नहीं हो रहा तो ये डाइस कौन सी कहलाएगी बेटा? ये डाइस कौन सी कहलाएगी? स्टैंडर्ड डाइस। किसी भी दो को जोड़ो उनका सम 7 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ये देखो 4 और 2 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 7 नहीं हो रहा, मतलब ये डाइस क्या होगी? स्टैंडर्ड। अगर कहीं से भी 7 हो जाता तो डाइस क्या कहलाती बेटा? जनरल कहलाती। गेटिंग माई पॉइंट? और अगर मैं कहूं बेटा कि इस डाइस को मैं थ्रो करूं, इस डाइस को फेंकूं, तो बताओ 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा? तो जी हां, वही परिभाषा कि मानक पासे में या स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट वाले का सम 7 होता है। मतलब 2 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए? तो आप कहोगे सर 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब इस डाइस के ठीक सामने इस समय कौन सा नंबर है? 5 है। अगर मैं पूछूं 4 का ऑपोजिट, तो 4 का ऑपोजिट क्या होगा? 3। 4 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए? तो 3, तो आंसर आएगा 3। 1 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए? तो 6। यानी 1 का ऑपोजिट क्या होगा? 6। तो ये कारण था कि शकुनी बोलता था 6 तो 6 ही आता था, 5 तो 5 ही आता था, क्योंकि वो डाइस को कैसे फॉर्मेट करता था। अब ये एक थोड़ा सा विवादित बात है कि मैं ये आपको नहीं कंफर्म बता सकता था कि डाइस लंबी थी और ऐसे चलते थे, तो उसमें कैसे वो डाइस को स्टैंडर्ड या जनरल करता था। तो उसकी एक ट्रिक थी, एक किताब है वयम रक्षामा करके, नौकरी वोकरी लग जाए, फ्री हो जाओ तो पढ़ना जरूर। उस किताब में थोड़ा सा मैंने पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो उसमें दिया था कि डाइस को जो हाथ पे लेके जाते थे एक फॉर्मूला होता था 2 3 1, ऐसे कुछ 2 3 1 ऐसे करके डाइस को कैसे बनाते थे? स्टैंडर्ड। और उसके बाद थ्रो करते थे ना, तो वही वैल्यूज आती थी जो उनको चाहिए होती थी। समझ में आई बात? तो इस तरह से कहानी कुछ ऐसी होती थी। तो स्टैंडर्ड डाइस में भाई ऑपोजिट वाले का ऑपोजिट निकलेगा, विपरीत आ जाएगा। ऑपोजिट वाला फेस 7 के सम होगा। और जनरल डाइस में आप तो याद रखना कि आंसर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आंसर जो है एग्जैक्टली नहीं आ सकता। तो स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा कि अगल बगल वालों का सम किसी दो का 7 नहीं होगा, सामान्य वाले की 7 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस में आंसर निकलेगा, जनरल डाइस में आंसर नहीं निकलेगा। और ये रूल कि किसी भी पासे के जो अगल बगल वाले फेस हैं कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। समझ में आ गया? हाँ या ना? मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, इस सारे का सारे स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो जरा सा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब जरा बढ़ते हैं आगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की कहानी को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अब ये तो मैंने आपको सिनेरियो बताया, स्टोरी बताई, अब जरा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो डाइस के 2 फॉर्मेट तो मैंने आपको पढ़ा दिए। एग्जाम में आपके सामने ना तो जनरल डाइस आएगी ना तो स्टैंडर्ड डाइस आएगी। तो मैंने अभी तक कहा जाए कि अभी तक जो भी मैंने कुछ बताया वो कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, कुछ भी नहीं आएगा। कहोगे सर ये तो टाइम वेस्ट हो गया, हम लोग का आधा घंटा बर्बाद हो गया। नहीं भाई, कुछ बर्बाद नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि कोई चीज अगर जानना है तो उसका पहले पास्ट जान लो, प्रेजेंट जान लो, तो फ्यूचर में आप अजम्पशंस बना सकते हो। कुछ भी चीज समझनी है तो उसके डेप्थ तक जाके समझने की कोशिश करो। डाइस को आपने समझ लिया है, अब मैं जब क्वेश्चन पे लेके आऊंगा तो आपको मजा आएगा। तो डाइस का 2 पार्ट तो आपने समझा, एक जनरल और एक स्टैंडर्ड। अब तीसरा पार्ट समझेंगे। तो तीसरा पार्ट क्या होगा? चलिए जरा लिखते हैं। थर्ड पार्ट दैट शुड बी, क्या हो सकता है भाई? मिक्स डाइस। तो हेडिंग डालिए सब लोग, मिक्स डाइस, जरा सा मिक्स डाइस हेडिंग डालिए सब लोग, ठीक है? तो तीसरा जो पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, इसी में जोड़ देता हूं बेटा, मैं इसी में ऐड कर देता हूं तीसरा पार्ट, दैट इज मिक्स डाइस। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कहा जाए तो डाइस का एक ऐसा पार्ट जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा भाई? मिक्स डाइस। वन ऑफ द फाइनेस्ट सेगमेंट दैट यू हैव टू नो गाइज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिक्स डाइस इज मोस्ट
अमेजिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। कहते हैं कि एग्जाम में सबसे ज्यादा कुछ यही आता। मिक्स का मतलब होता है बेटा इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो ये चीज आपको पता चल जाएगी। समझ में आई बात? तो शुरू करते हैं भाई आज की कहानी मेरे साथ मिक्स डाइस के साथ। अच्छा, मिक्स डाइस में क्या है मैं आपको बताता हूं। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। लुक एट द क्वेश्चन, आराम से देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा है। मैं पीछे हो गया हूं, साइड हो गया हूं, आराम से क्वेश्चन पढ़ो पहले। चलिए एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या बोला कि आपके सामने 4 डाइस दे दी गई। 4 डाइस नहीं है, ये डाइस बेटा एक है जिसको 4 तरफ से घुमा घुमा के रखा गया। डाइस एक ही है लेकिन उसको 4 तरफ से घुमा घुमा के रखा गया है। तो बोला गया है कि हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट इन फेस विच कंटेन्स 2 पॉइंट्स। मतलब कहा गया कि 2 के विपरीत में कौन सा नंबर है। मतलब कहा जाए ये 2 है, इसके विपरीत में क्या है। ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शंस आपके सामने, ठीक है। चलो इसको देखें जरा, कर लें। तो मैं थोड़ा सा ये वाला सेक्शन हटाता हूं, क्वेश्चन को समझाने के लिए हटा दिया। अब ध्यान से देखो, आपसे पूछा गया कि बताइए 2 के विपरीत में क्या आएगा। अब नोटिस करो, ये वाले डाइस पर बताओ जनरल है कि स्टैंडर्ड है। तो आप देखो 5 और 2 7, ये जनरल डाइस है। ये देखो तो ये बेटा स्टैंडर्ड डाइस है, कहीं से भी जोड़ो 7 नहीं आ रहा, 7 से ज्यादा आ जाएगा, कम आ जाएगा। ये डाइस देखो स्टैंडर्ड डाइस, ये डाइस देखो ये जनरल डाइस है, 6 और 1 7। तो दोनों मिक्स डाइस आ गई ना। और आपसे पूछा गया 2 का ऑपोजिट क्या होगा। सुनो, इसको करने की ट्रिक क्या होती, इसके करने की बहुत सारी ट्रिक होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 2 ट्रिक जो बहुत जानी जाती हैं। पहली ट्रिक यहां पे क्या होगी, इसमें एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, लेकिन ये उतनी कारगर नहीं है। एलिमिनेशन मेथड जो है वो उतना कारगर नहीं होता है दोस्तों। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि एलिमिनेट होती हैं चीज़ें, एलिमिनेट होती हैं इन द सेंस आपके पास अगर कुछ ऐसा है जो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता है तो वो कौन सिखाएगा, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन एलिमिनेशन मेथड लगता कब है मैं बताता हूँ उसका तरीका। जिसका पूछा गया है कि ऑपोजिट बताइए, जैसे पूछा गया है कि 2 का ऑपोजिट क्या होगा, तो पहले ढूंढ लो 2 कहां कहां दिखाई दे रहा है। तो पहले वाले में जो 2 दिखाई दे रहा है वो यहां दिखाई दे रहा है, दूसरे वाले में है नहीं, तीसरे वाले में है, चौथे वाले में नहीं है। जिसके बारे में पूछा गया है अगर वो किन्हीं 3 डाइस में दिखाई दे, किन्हीं 3 डाइसेस में दिखाई दे तो एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। अब 2 का पूछा तो 2 सिर्फ देखो पहले वाले में दिखाई दे रहा है बेटा, और तीसरे वाले में ये देखो 2 यहां दिखाई दे रहा है, और कहीं 2 है क्या, नहीं। तो यानी जो डाइस में कहा जाए 3 डाइस में 2 होना चाहिए तभी एलिमिनेशन लगेगा, यहां पे 2 में ही दिख रहा तो एलिमिनेशन मेथड लगेगा नहीं। अच्छा, ये एलिमिनेशन मेथड है क्या। मान लीजिए पहले और तीसरे में दिखा, तो बेटा आपको जो मैंने रूल लिखवाया था ना कि डाइस में किसी भी अगल बगल वाले फेस का सम 7 नहीं होता। तो बच्चों 2 का ऑपोजिट अगर पूछा जाए तो 3 और 5 कभी नहीं हो सकता क्योंकि अगल बगल है। तो ऑप्शन से 5 कैंसिल कर दिया, 3 तो है ही नहीं इसमें। आगे आ जाओ, 2 का ऑपोजिट बेटा 1 और 3 नहीं हो सकता तो 1 भी कैंसिल हो गया, लेकिन बचा क्या 6 और 4। अगर ये 2 वाला एक और डाइस होता ना तो शायद एक ऑप्शन और कैंसिल हो जाता। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब ये 2 जगह है तो आपका 2 ही कैंसिल हुआ, आपका 2 बच गया। तो याद रखिएगा एलिमिनेशन मेथड ऐसे लगाते हैं कि जिसके बारे में पूछा गया ढूंढ लीजिए वो कहां दिखाई दे रहा, जहां वो दिखाई दे रहा है उसके अगल बगल वाले कभी भी याद रखना ऑपोजिट नहीं हो सकते, ऑपोजिट नहीं हो सकते। तो यहां से जो ऑपोजिट होंगे अगल बगल वाले होंगे उनको कैंसिल कर दो, जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कब, जब जिसके बारे में पूछा गया वो कम से कम कितनी जगह दिखाई दे बेटा, 3 जगह, कम से कम 3 जगह। तो यहां ये मेथड फेल हो गया। अब आपको एक मेथड ऐसा मैं बता रहा हूं, एक मेथड ऐसा बता रहा हूं, जैसे मैं एक काम करता हूं, लेट मी चेक आगे वाले क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को देखो जरा सा, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। जरा देखो यहां एलिमिनेशन मेथड लग रहा है क्या, किसका ऑपोजिट पूछा गया बेटा, स्टार का। मैं साइड हो जा रहा हूं थोड़ा सा, देखो स्टार आपको देखो पहले में दिखाई दे रहा है, यहां पे दूसरे में दिखाई दे रहा है, और यहां पे देखो 3 जगह दिखाई दिया ना, यहां पे एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। जरा देखो इसके अगल बगल वाले कौन है, कैंसिल करो। तो माइनस और एट द रेट, तो एट द रेट कैंसिल हो गया, माइनस नहीं है। प्लस और एट द रेट, यहां से प्लस भी कैंसिल हो गया। यहां देखो डॉलर, तो यहां से डॉलर भी कैंसिल हो गया, बचा क्या बेटा 8। आंसर आ गया। ये कौन सा मेथड कहा मैंने, एलिमिनेशन। तो किस कब लगेगा ये, जिसके बारे में पूछा गया है अगर वो 3 जगह दिखाई दे। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा था। चलो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन। अब यहां पे मैं आपको एक बताऊंगा, इसको बोलते हैं रोटेशन मेथड। बहुत प्यारा रूल है ये,
ठीक है, रोटेशन मेथड। बेटा व्हाट इज रोटेशन मेथड, क्या होता है भैया? रोटेशन मेथड क्या होता है? रोटेशन का मतलब होता है घूमना, रोटेट करना। तो बस यही रूल लगा दो, डाइस को पकड़ो और घुमाओ। रोटेशन मेथड कब लगता है बेटा? इसमें बड़े छोटे छोटे 3 रूल लगते हैं। पहला रूल क्या लगता है? सेलेक्ट एनी टू डाइस, किन्हीं 2 पासों को चुन लीजिए। हिंदी में बोल रहा हूं भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर आप हैं तो लिख लेना, किन्हीं 2 पासों को चुन लीजिए। ठीक, पहला नियम, कोई भी 2, 4 है ना, कोई 2 चुन लो, याद रखना सिर्फ 2, लेकिन नियम है 2 आप किनको चुनोगे? उसके लिए रूल नंबर 2 देखो, बता रहा हूं आपको। रूल नंबर 2, सेलेक्टेड डाइस must have one common face। बेटा आप उन्हीं 2 डाइस को चुन सकते हैं, आप उन्हीं 2 पासों को चुन सकते हैं जिनका केवल एक फलक एक समान हो, कॉमन हो, कोई एक फेस कॉमन हो। आप ऐसी 2 डाइस चुनिए जिसका कोई एक फेस कॉमन है। जरा एक काम करते हैं, तीसरा रूल लिखने से पहले इन दोनों को लगा देते हैं। पहले कोई 2 डाइस चुनो भाई, 4 डाइस दिख रही है देखो, 1 2 3 एंड 4, ये 4 डाइस हैं। इन 4 डाइसेस में से कोई 2 डाइस चुनो जिसका एक फेस कोई कॉमन हो। क्या मैं फर्स्ट और सेकंड ले सकता हूं? हाँ सर ले सकते हो, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 5। बाकी तो फेस अलग अलग है ना, एक फेस कॉमन होना चाहिए। तो भाई लो, इसको मैं ले सकता हूं। और कोई जरा बताओ। ये देखो, इनमें कॉमन क्या दिख रहा? 5। कॉमन क्या दिख रहा? 5। और कोई ले सकते हैं? फर्स्ट और थर्ड ले सकते हैं क्या? फर्स्ट और थर्ड ले सकते हैं क्या? फर्स्ट और थर्ड ले सकते हैं क्या? बताओ। फर्स्ट और थर्ड ले सकते? नहीं ले सकते भाई, इसमें 2 3 2 3 2 कॉमन दिख रहे हैं। 2 3 2 3 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं। ले सकते हैं? नहीं ले सकते, सॉरी। क्या फर्स्ट और लास्ट ले सकते हैं? तो बेटा फर्स्ट और लास्ट में तो एक भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तीनों अलग अलग दिखाई दे रहा है, नहीं ले सकते। सेकेंड और थर्ड ले सकते हैं क्या? नहीं भाई, सेकेंड और थर्ड में भी एक भी कॉमन नहीं दिख रहा। सेकेंड और लास्ट ले सकते हैं क्या? तो शायद नहीं ले सकते। 6 और 4 2 फेस कॉमन हो गया। सेकेंड थर्ड और फोर्थ ले सकते हैं क्या? तो मेरे ख्याल से थर्ड और फोर्थ ले सकते हैं। इसमें कॉमन कौन दिख रहा है? 1। तो भैया थर्ड और फोर्थ से भी निकल के आ जाएगा। इसका आंसर देखो, थर्ड एंड फोर्थ से भी आ जाएगा, और इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड से भी आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड से भी आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ से भी आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से भी आंसर इसका निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई गाइस? तो मैं एक काम करूं, फर्स्ट और सेकंड से ले लेता हूं। तो पहला नियम क्या था? 2 डाइस चुन लिया भाई, एक फेस कॉमन, हाँ हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तीसरा रूल लिखते हैं बेटा इसका। द थर्ड रूल इज देन रोटेट clockwise, then rotate clockwise directions both the dice from that then we rotate both the dice in clockwise direction from that common number। हिंदी में बोलेंगे, जो 2 पासों को आप चुने हैं जिनका एक फलक समान है, फिर उन दोनों पासों को घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए उस कॉमन नंबर से, उस कॉमन पॉइंट से। तो भाई पहले और दूसरे से लेके चलूं मैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा? 5। इसको हाईलाइट कर लो, फिर जो कॉमन है वहीं से क्लॉकवाइज घुमा दो। ऐसे ये देखो, क्लॉकवाइज घुमा दो, और जैसे घुमाए हो वैसे लिख दे। तो 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, ऐसे ही है ना। यहां लिख लेता हूं मैं, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2। इसमें देखो 5 के बाद 4, 4 के बाद 6, 5 के बाद 4,
4 के बाद 6। हमको किसका ऑपोजिट निकालना है बेटा? तो हमको निकालना है ऑपोजिट 2 का। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर 2 का ऑपोजिट निकालना है तो 2 के ठीक सामने क्या आ रहा? 2 के ठीक सामने क्या आ रहा है? तो 2 के ठीक सामने क्या आ रहा? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। समझ में आया? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं थर्ड और फोर्थ से लेके चलता हूं। थर्ड और फोर्थ से भी देख लेते बेटा। थर्ड और फोर्थ में कॉमन कौन दिख रहा है? 1 1। तो जो कॉमन दिख रहा वहीं से पकड़ो और घुमा दो क्लॉकवाइज। ये देखो ऐसे, ऐसे घुमा दो। 1 2 3, यहां लिखो 1 2 3, यहां देखो 1 6 4, 1 6 4। किसका ऑपोजिट पूछा गया आपको? आपको पूछा गया 2 का ऑपोजिट, तो आंसर आ जाएगा 6। वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू लर्न दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। समझ में आ गया? पहला नियम, कोई 2 डाइस चुनो। जो 2 डाइस चुनोगे उसमें एक फेस कॉमन होना चाहिए। जो कॉमन है वहीं से पकड़ो, घड़ी की दिशा में घुमा दो, खत्म खत्म। आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरा अच्छे से, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो बेटा। याद रखना, इस मेथड से ना बड़े से बड़े क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। कभी भी ऑपोजिट निकालने का ये मेथड कभी फेल नहीं होता। अगर ये मेथड कभी फेल हुआ तो क्वेश्चन ही गलत है। ये लो भाई। अच्छा, ये वाले का तो आंसर हमने निकाल दिया था, लेकिन जरा एक काम करते हैं, उसी मेथड से अभी जो सीखा हमने रोटेशन मेथड से निकाल के देखो जरा सा। किसका निकालना ऑपोजिट छोड़ दो, उससे मतलब ही नहीं। जिसका निकालना है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आपको निकालना किसका था उससे मतलब नहीं। हम किसी 2 डाइस को चुनते हैं। क्या आप फर्स्ट और सेकेंड को ले सकते हैं? फर्स्ट और सेकेंड को नहीं ले सकते क्योंकि स्टार और एट द रेट 2 कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड को ले सकते हैं क्या? तो हाँ सर, फर्स्ट और थर्ड को ले सकते हैं क्योंकि इनमें कॉमन कौन दिख रहा है आपका? स्टार दिख रहा। तो बस यहीं से पकड़ो और घुमा दो। तो स्टार माइनस एट द रेट, क्लॉकवाइज घुमा दो बेटा। स्टार माइनस एट द रेट, उधर देखो स्टार प्लस डॉलर, स्टार प्लस डॉलर, सॉरी इट इज डॉलर ना, डॉलर। ठीक है, आपको किसका निकालना ऑपोजिट है वो देखो। तो आपको निकालना बेटा स्टार का। अब एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होगा, सर स्टार का ऑपोजिट स्टार थोड़ी होगा। तो हाँ, स्टार का ऑपोजिट स्टार नहीं होगा तो जो बचा होगा वो इसके नीचे आ जाएगा। बताओ क्या बच गया? स्टार का ऑपोजिट स्टार नहीं होगा, जो बचा होगा वो इसके नीचे आ चुका होगा। अब बड़ा क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ आएगा क्या। तो आप ऑब्वियसली बात है, जो आपको साइन दिख रहा है उनमें से जो साइन यहाँ पे नहीं दिख रहा वो आ जाएगा। आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो एक काम करते हैं, स्टार का ऑपोजिट क्या माइनस आ सकता है? नहीं ना भाई, यहाँ तो माइनस आएगा नहीं, माइनस अलग है। तो माइनस ऑप्शन में है नहीं, मैं तो कैंसिल कर देता मैं। स्टार का ऑपोजिट प्लस नहीं आ सकता, प्लस इधर है तो कैंसिल कर दो। स्टार का ऑपोजिट एट द रेट नहीं आ सकता, कैंसिल कर दो। स्टार का ऑपोजिट डॉलर नहीं आ सकता, कैंसिल कर दो। बचा क्या? 8। अगर ऐसे डाउट हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 8। आंसर आ गया। अच्छा, किसी और 2 डाइस को ले लो भाई, किसी और 2 डाइस को ले लो, उठाओ चलो। मेरे ख्याल से हम इसको ले सकते हैं क्या? नहीं, इन दोनों को नहीं ले सकते। सेकेंड और लास्ट को ले सकते हैं क्या? सेकेंड और लास्ट, सेकेंड और लास्ट को ले सकते हैं, दोनों में प्लस कॉमन है, देखो ध्यान से। हाँ, तो प्लस स्टार और एट द रेट, प्लस स्टार और एट द रेट। इधर देखो प्लस 8 और डॉलर, प्लस 8 और डॉलर। तो बेटा स्टार का ऑपोजिट क्या आ गया? 8 आ गया। समझ में आई बात? कोई भी क्वेश्चन होगा आप आंसर ऐसे निकाल सकते हो। चलिए, आई विश कि आपको समझ में आया होगा, ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलो जरा इसको निकाल के दिखाओ जल्दी से। किसका ऑपोजिट पूछा गया? ऑपोजिट ऑफ 4। हालांकि 4 इसमें दिख नहीं रहा है तो फिर भी निकाल के दिखाओ। 4 का ऑपोजिट क्या होगा? 4 का ऑपोजिट क्या होगा? मेरे ख्याल से यहाँ पे रोटेशन मेथड ही लगेगा, एलिमिनेशन तो लग नहीं सकता। अच्छी बात है कि इसमें 2 डाइस चुनना नहीं, क्योंकि 2 ही डाइस हैं। इनमें कॉमन क्या दिख रहा? सिर्फ 3 दिख रहा कॉमन, तो घुमा दो। 3 1 2, 3 1 2, 3 5 6, 3 5 6। अब 4 का ऑपोजिट तो ऑब्वियस सी बात है 3 ही होगा ना, 3 के नीचे 3 तो आएगा नहीं, तो 3 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन इज 3। आपको बस याद रखना है कि कॉमन एक ही फेस होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा फेस कॉमन होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, मेथड समझ में आ गया बेटा? आप याद रखना, सारे मेथड यहाँ पे गलत हो सकते हैं, ये मेथड कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चला इसमें देखो 6 का ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ 6। ट्राई करो जरा, वीडियो को पॉज करो, बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो जरा इसको बनाने का। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सेशन देख रहे हैं कमेंट करिए तुरंत, जब भी आप देख रहे हैं सेशन कमेंट करिए जल्दी से। ऑपोजिट ऑफ 6 बेटा, चलो जरा देखो। तो इसमें क्या हम करें? पहले एलिमिनेशन लगाएं क्योंकि 6 मुझे 3 बार दिख रहा।
अगर 3 जगह दिख रहा तो एलिमिनेशन लग जाएगा। तो बस 6 के बगल में 3 और 2 हैं, कैंसिल कर दो, 3 भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल। 6 के बगल में 2 और 4 है तो भाई 4 भी कैंसिल, बचा क्या? 1। आंसर आ गया, आंसर आ गया। चुटकियों में आंसर आएगा बेटा, बिना पेन चलाए भी आंसर आप दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आपसे एक क्वेश्चन बनना चाहिए। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो किन 2 डाइस को उठा सकते हैं? पहला दूसरा ले नहीं सकते, पहला तीसरा ले सकते हैं क्या? पहला और तीसरा ले सकते हैं भाई, पहला और तीसरा ले सकते हैं बेटा। तो पहले तीसरे में कॉमन क्या है? 6 2 3, 6 4 5, 6 2 3 6 4 5। तो ऑब्वियसली बात है 6 का ऑपोजिट क्या होगा? तो 6 का ऑपोजिट बचा क्या? इसमें 1 बच गया। आंसर इज 1, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे? भाई ये याद रखिएगा कि इन क्वेश्चंस को करना है तो ऐसे ही करना है, और कोई दिमाग मत लगाना, क्योंकि इनसे ही आंसर सारे बनेंगे, इनसे ही सारे आंसर्स बनेंगे। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। भाई देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि आपको क्वेश्चंस बनेंगे, बस आप अच्छे से करो। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। चलो मुझे नहीं पता इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, लेकिन मुझे आप कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, मुझे कमेंट करके अभी बताओ। चलो मैं चेक करूंगा आपके आंसर्स। ऑपोजिट ऑफ वी, मैं पीछे हट गया हूं भाई, आप देख ले हिंदी में भी आंसर क्या है। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके आप मुझे बताइए, मैं इसका आंसर आपका चेक करूंगा कमेंट कि क्या आपने सही किया है, सही किया है गलत किया। अगर आपने सही किया है तो मैं आपको खुद वहीं पे आके आपको इसके लिए अप्रेजल्स आपको दूंगा, इसके रिगार्डिंग आपको अप्रिशिएट करूंगा। तो आप इसको जरूर देखें और कमेंट करें। ठीक है ना? तो इसको मैं बता नहीं रहा हूं भाई, इसको मैं नहीं बता रहा हूं, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके देंगे, और मुझे लगता है आप दे भी देंगे कमेंट करके। हाँ, ये देखो जरा सा, ऑपोजिट ऑफ 5 पूछा गया बेटा। ऑपोजिट ऑफ 5 क्या होगा, जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई? इसमें कॉमन क्या दिख रहा? इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 1 कॉमन है, तो घुमा दो 1 5 2, 1 5 2। इधर देखो 1 2 4, 1 2 4। किसका ऑपोजिट पूछा गया? 5 का, तो आंसर इज 2। समझ में आया क्या? बहुत ही आसान मेथड है, और किसी भी क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। देखो यार, अगर बात करें पुलिस की, एसएससी की, स्टेट लेवल एग्जाम्स की, तो वहां पे आपके सामने ना क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं ओपन डाइस, लेकिन ओपन डाइस शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूंगा। एक क्वेश्चन, इसको शुरू करूं उसके पहले मैं अपनी तरफ से क्या देना चाहूंगा, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है देना चाहिए मुझे। ये डाइस है, ठीक है, 2 डाइस बना रहा हूं, ऐसे 2 डाइस बना रहा हूं। ठीक है, 3 2 1 6 2 1। ठीक है भाई साहब, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए जरा मुझे 3 का और 1 का ऑपोजिट क्या होगा। 3 का और 1 का ऑपोजिट क्या होगा बताना है आपको। अभी अभी सीखा है आपने, अभी अभी सीखा है आपने, तो आई गेस आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, पता भी होगा। ट्राई कीजिए जरा। ऑपोजिट ऑफ 6 and 1, सॉरी नॉट 6, इट इज 3 and 1। 3 और 1 का ऑपोजिट बताना है। What would be the exactly opposite of 3 and 1 guys, and definitely you can do it। आप कर सकते हैं, you can and you will, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। तो देखो 3 का और 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्या कहती है पब्लिक, क्या कहती है जनता भैया, क्या कहती है जनता। 3 का और 1 का ऑपोजिट पूछा गया, कैसे करेंगे? यहां पे आप तुम रोटेशन मेथड लगा ही नहीं सकते, एलिमिनेशन मेथड लगा नहीं सकते। रोटेशन क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि 2 फेस कॉमन दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 और 1 दोनों जगह कॉमन है। यार एक फेस कॉमन होगा तो ही रोटेशन मेथड लगता है, मतलब यहां रोटेशन मेथड भी फेल हो गया। और अगर यहां रोटेशन मेथड फेल हो गया, मैंने क्या बताया था बेटा, रोटेशन मेथड अगर फेल हुआ तो क्वेश्चन ही गलत है। तो क्या ये क्वेश्चन गलत है? हाँ, ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन रूल्स को नहीं मानता, और रूल्स को ना मानने वाली कड़ी कहलाती है बेटा क्या? एक्सेप्शन। रूल्स को ना मानने वाली कड़ी कहलाती है अपवाद। अपवाद बेटा, हिंदी में कहते हैं इसको अपवाद, याद रखिएगा, अपवाद है ये। जो रूल्स को नहीं मानता उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन। यहां रूल ही नहीं लग रहा, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करें भाई? एग्जाम तो देगा आपको एग्जामिनर। तो भैया देखो,
अगर पूछूं कि 1 का, इसमें देखो ध्यान रखना ऐसे, और याद रखना ये जो एक्सेप्शन लगा है ना वो सिर्फ 2 डाइस में लगता है। अगर 3 डाइस होते तो रोटेशन मेथड हावी हो जाता, वो लग जाता। 2 डाइस में ही ये एक्सेप्शन लगता है, ध्यान रखना। वो एक्सेप्शन क्या है कि किसी भी 2 डाइस में, किन्हीं भी 2 पासों में अगर कोई 2 फेस एक जैसे दिखाई दे, किन्हीं 2 पासों में अगर कोई 2 फलक एक जैसे दिखाई दे, 2 फेस एक ऐसे दिखाई, देखो किसी भी 2 पासों में कोई 2 फेस एक जैसे दिखाई दे, फिर से बोलूंगा, किन्हीं 2 पासों में कोई 2 फेस एक जैसे दिखाई दे, तो बेटा याद रखिएगा कि जो बचे हुए फेस होंगे वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जो बचे हुए फेस होंगे वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, मतलब 3 का ऑपोजिट बेटा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 6। किसी भी 2 डाइस में अगर कोई भी 2 फेस अगर क्या है आपको दिखाई दें, एक जैसे दिखाई दें, देन द रिमेनिंग फेस डेफिनेटली विल क्या, ऑपोजिट टू ईच अदर। जो रिमेनिंग फेसेस होंगे वो हमेशा ऑपोजिट हो जाएंगे। दैट मींस द ऑपोजिट ऑफ 3 इट वुड बी 6। ये तो आंसर हमारा निकल के आ गया, ये आंसर आ गया। समझ में आई बात? याद रखना ये अपवाद, किसी भी 2 पासों में 2 फेस एक जैसे दिखाई दें तो जो रिमेनिंग फेस होंगे वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे बेटा। तो 3 का ऑपोजिट 6, 6 का ऑपोजिट 3। अब बचा किसकी कहानी, 1 की। तो एक बात बताओ भाई साहब, एक बात बताओ, अगर 1 का पूछा गया आपसे या 1 का ही पूछा गया है आपसे तो कैसे करेंगे जरा सोचो। 1 का ऑपोजिट जरा सोचो क्या हो सकता है। 1 का ऑपोजिट क्या हो सकता है भाई, 1 2 3 4 5 6। एक का ऑपोजिट इन्हीं में से कोई एक होगा ना भैया, एक का जो ऑपोजिट होगा इन्हीं में से कोई एक होगा ना, हाँ है ना। तो एक का ऑपोजिट भाई एक तो हो नहीं सकता, कैंसिल कर दो। 2 3 4 5 6 इन्हीं में से कोई एक होगा। तो भाई साहब जो अगल बगल है वो ऑपोजिट नहीं हो सकते, तो एक का ऑपोजिट 2 और 3 हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बगल में है। तो 2 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल। एक का ऑपोजिट 6 हो सकता है क्या, नहीं, वो भी कैंसिल। बचा क्या, 4 और 5। इसका मतलब बेटा इस 1 का ऑपोजिट क्या होगा, या तो 4 या तो 5। ये आंसर हो जाएगा। 1 का ऑपोजिट ईदर 4 और 5। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन गाइज। समझ में आ गया, ये है एक्सेप्शन, इसको भी लिख लीजिएगा। फिर हम लोग शुरू करते हैं ओपन डाइस की कहानी। लिख लीजिए इसको, चलिए लिख लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं ओपन डाइस की कहानी। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। अभी ये पार्ट 1 चल रहा है गाइस, इसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे दोस्तों। और ये पार्ट 2 जो होगा वो और भी अच्छा होने वाला, और भी मज़ेदार होने वाला है। एसएससी क्लियर करना है, पुलिस के एग्जाम क्लियर करना है, रेलवे क्लियर करना है, स्टेट लेवल एग्जाम्स देना है, यूपीएससी देना है, स्टेट पीएससी देने हैं। जो भी एग्जाम हो आप, स्टेट के, लेखपाल के, पटवारी के, जो भी एग्जाम्स आते हैं सब में ये टॉपिक आता है और अच्छे से आता है। मुझे लगता है ना कि ये दोनों पार्ट आप मुझसे पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसकी डीपीपी करवाऊंगा। डीपीपी क्या होता है पता है आपको, कि आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे। आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे भाई, इसका क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप बेझिझक, सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे भाई, बेझिझक आपके क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे। फिर उनके मैं सॉल्यूशंस भी दूंगा। जो डीपीपी मैं करवाऊंगा, डीपीपी याद रखना, इसका जो पार्ट 2 होगा उसी के डिस्क्रिप्शन में होगा, पीडीएफ होगी, आप उसको डाउनलोड करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना। नहीं बनेगा तो उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते रहना आप लोग इसमें। मैं फिर से बोलूंगा, जो टॉपिक आपको नहीं बनता कमेंट करके बताओ, शांतनु सर आपको पढ़ाएंगे। रीजनिंग में एक सिंगल डाउट नहीं आने दूंगा आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, अब मैं आपको ओपन डाइस बता रहा हूँ यार। ओपन डाइस बहुत ही आसान सी कहानी है। ओपन डाइस में क्या होगा, डाइस को ओपन करके रखा जाएगा, लाइक दिस, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ऐसा कुछ। ये डाइस मान लो ओपन हो गई। सपोज 6 फेस होंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसको मत गिनना, 6 फेस होंगे। डाइस अभी तक क्यूब शेप में बंद था, अब डाइस ओपन हो गया। तो भाई साहब याद रखना, सबसे पहले बात बताओ, ये टॉपिक आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स आपको दिला सकता है, 2 से 3 नंबर आपको दिला सकता है। अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इजीली पढ़ा रहा हूँ, पूरा डेप्थ में जाके पढ़ा रहा हूँ, तो एंजॉय करो अच्छे से। ये नंबर दे दिया मैंने आपको, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3 2 1 6 5 4 सपोज। और आपसे कहा गया कि भाई साहब इसको सॉल्व करिए और बताइए कि 2 का ऑपोजिट क्या होगा।
या 6 का ऑपोजिट क्या होगा? तो याद रखना यार, डाइस में जब कोई स्ट्रेट लाइन बने, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में कोई भी एक फेस अपने तीसरे वाले का ऑपोजिट होता है, कोई भी एक फेस अपने ऑल्टरनेट फेस का ऑपोजिट होता है। दैट मींस अगर मैं पूछूं तो स्ट्रेट लाइन देखो ये दिख रही, तो इसमें 3 का ऑपोजिट 2 नहीं हो सकता, क्योंकि नियम भी है भाई कि जो अगल बगल है वो कभी ऑपोजिट नहीं हो सकते। तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। ऑल्टरनेट फेस हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ऑल्टरनेट क्या? एक छोड़ के। 5 का ऑपोजिट देखो, एक छोड़ा तो 1, 2 का ऑपोजिट एक छोड़ा तो 4, यानी 3 का ऑपोजिट 6, 2 का ऑपोजिट 4 और 1 का ऑपोजिट 5। कोई भी एक फेस अपने तीसरे वाले का ऑपोजिट होगा जब बात कैसी आ जाए? स्ट्रेट लाइन की आ जाए। समझ में आई बात? ये है ओपन डाइस की स्टोरी। कोई भी एक फेस अपने तीसरे वाले का क्या होता है? ऑपोजिट होता है। जरा एक क्वेश्चन पे आ जाओ, यहां देखो जरा, यहां देखो जरा, इसका देखो आंसर बताओ, किसका ऑपोजिट बताना भाई आपको? 1 का। आपको बताना है 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा। जरा देखो, अब अगर आपको 1 का ऑपोजिट पूछा, मैंने क्या बोला अभी अभी कि कोई भी एक फेस अपने तीसरे का ऑपोजिट होगा, तो भाई साहब 6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 5। स्ट्रेट लाइन में अपने तीसरे का ऑपोजिट, तो बचा क्या? 1। तो 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। 1 का ऑपोजिट 2, तो इसका आंसर पूछा गया 1 का, तो आंसर आएगा 2। कोई भी एक फेस अपने तीसरे वाले का ऑपोजिट। इसमें लेवल टफ भी आता है, लेकिन पहले बेसिक लेवल समझ लो, अच्छे से समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अब अगर मैं थोड़ा सा लेवल इस तरह से दे दूं, तो अब बताओ इसमें किसका ऑपोजिट बताना है? हिंदी में पढ़ो जरा सा, हिंदी में पढ़ो बेटा, किसका ऑपोजिट बताना है आपको? जल्दी से बनो, जल्दी बताओ। कमेंट करते चलो भाई साहब, कमेंट करते चलो। ऑपोजिट ऑफ 4 पूछा गया, 4 के विपरीत में क्या आएगा? तो बेटा 4 के विपरीत में क्या आ जाएगा? 6। ऑब्वियस सी बात है। 3 का ऑपोजिट 5, और जो बच गए वो एक दूसरे के ऑपोजिट, तो 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2। 3 का ऑपोजिट 5, 6 का ऑपोजिट 4, किसका पूछा गया? 4। 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6। है ना आसान? थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, काम करते हैं, लेवल थोड़ा सा अप करने की कोशिश करते हैं। लो भाई, थोड़ा सा लेवल अप कर दिया मैंने, हल्का सा। देखो जरा, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो जरा इसको। चलो ट्राई करें बेटा। इसमें देखो किसका पूछा गया, इसमें पूछा गया वाई का ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ वाई पूछा गया बेटा, ये रहा वाई। बड़ा डाउट है, क्या करें? तो एक काम करो ना, वाई का क्यों निकाल रहा, पहले वो निकालो जो तुमको निकल के दिख जाए। तो आप देखो स्ट्रेट में आपको ये दिख रहा है, आपको एक्स का ऑपोजिट दिख जाएगा जेड, तो एक्स का ऑपोजिट जेड मिल गया मुझे, तो इनको भूल जाओ। वाई का ऑपोजिट तो होने से रहे दोनों। अब बात करें किसकी? y के ऑपोजिट में या तो p होगा, या तो r, या तो q। क्या y के बगल में q है तो y का ऑपोजिट q हो सकता है? कभी नहीं। y का ऑपोजिट q कभी नहीं हो सकता, हटा दो। अब बचे क्या? y का ऑपोजिट या तो p या तो r। जरा सोचो, अगर y का ऑपोजिट r हो जाए, एग्जाम्पल ले लेता हूं, y का ऑपोजिट मान लो अगर मैंने r कर दिया, तो इनडायरेक्टली q का ऑपोजिट फिर किसको करना पड़ेगा? p को। q का ऑपोजिट किसको करना पड़ेगा? p को करना पड़ेगा। जरा बताओ, q p के बगल में, ये देखो इनडायरेक्टली बगल में ना, डायगोनल, ये तो क्या से बगल में तो है, तो क्या अगर q p के बगल में है तो क्या q p का ऑपोजिट होगा? अगर q p के बगल में है तो क्या q p का ऑपोजिट होगा? नहीं होगा। इसका मतलब भाई साहब ये चीज गलत हो जाएगी, और y का ऑपोजिट r नहीं होगा, फिर y का ऑपोजिट क्या करना पड़ेगा? p करना पड़ेगा। भाई q हो नहीं सकता, r होगा नहीं, तो बचा क्या? p। और अगर y का ऑपोजिट p हुआ तो q का ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई साहब? q का ऑपोजिट हो जाएगा r, क्योंकि अगल बगल वाले कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकते हैं बेटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? y का ऑपोजिट हो जाएगा p। समझ में आई बात आप लोगों को? समझ में आई बात? ठीक है भाई। तो देखो यार, क्वेश्चन समझना इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वेश्चन को करना। समझ लोगे ना तो सब बनेगा। लेवल थोड़ा सा बढ़ा था और आपने इसको सीखा। जरा अब ये क्वेश्चन बना के दिखाओ, अगर आपने सीख लिया है तो बना के दिखाओ। चलो जरा जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ भाई, जल्दी से बनाओ। एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं, सब कवर हो जाएगा इसके अंदर। आपको बस करना है और करना है, मतलब सिलेक्शन लेना है, इस तरह से करना है। पूछा किसका गया? y का ऑपोजिट बेटा पूछा गया। इस y का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? देखो जरा बताओ। पहले वो निकालो जो तुमको दिख रहा है ऑपोजिट में, उसके बाद जो बचेगा वो अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जरा देखते हैं। अब बेटा पूछना है y का ऑपोजिट क्या हो जाएगा। देखो y का ऑपोजिट अगर आपको निकालना है बच्चों, तो y का ऑपोजिट निकालने से पहले देखो b का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? w, है ना? v का ऑपोजिट w हो जाएगा।
ठीक है। अब बात करें किसकी ऑपोजिट की, ओ की, तो देखो ओ का ऑपोजिट वाई हो नहीं सकता, ओ का ऑपोजिट जी हो नहीं सकता क्योंकि ये बगल में है, तो ओ का ऑपोजिट कौन हो जाएगा, आर। और अगर ओ का ऑपोजिट आर हो गया तो वाई का ऑपोजिट कौन बच गया, जी बच गया। आंसर इज जी। है कि नहीं आसान, आसानी से कर पाओगे क्वेश्चंस। आपको बस ध्यान रखना है कि चीजों को बनाने आना चाहिए। बस एक रूल याद रखना कि एडजेसेंट वाले कभी ऑपोजिट नहीं हो सकते और जो ऑपोजिट हैं वो कभी एडजेसेंट नहीं हो सकते। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया, लेकिन सुनो जरा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ले चलूंगा कहां पे, और बैक साइड में, मतलब कैसे, देखो जरा सा समझने की कोशिश करना। कुछ और चीजें आपको मैं बता देता हूं इसमें जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको जानना बेसिकली चाहिए। वो क्या, आपने 2-3 चीजें सीख ली ओपन डाइस में। अगर मैं कहता हूं कैसे कुछ, मान लो ये देखो भाई, ऐसा कुछ, हर तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा। इस सेशन के बाद आपको कहीं कुछ देखने की, करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। डाइस के हर क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, जो आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन तो बहुत बनेंगे, लेकिन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वही कराऊंगा मैं। ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वो मैं करा रहा हूँ और आपको इससे क्वेश्चन बन जाएगा भाई। इसको पढ़ने के बाद डाइस तो आपको डेफिनेटली बनेगा, डाइस तो आपको डेफिनेटली बनेगा। एक बार जरा इससे पढ़ लोगे ना तो डाइस के क्वेश्चन बनने ही बनने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं पैदा हुई जो तुम्हें रोक दे बेटा। लो भाई, इस क्वेश्चन में बताओ जरा सा, 4 का ऑपोजिट क्या होगा और 3 का ऑपोजिट क्या होगा, जल्दी बता दो, कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करके बताओ कि 4 का ऑपोजिट और 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ऑपोजिट ऑफ 4 एंड ऑपोजिट ऑफ 3। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो उसके पहले आप जरा वो देखो जिसका ऑपोजिट आपको निकलता दिखाई दे रहा है। जरा सोचो 4 का ऑपोजिट अगर मैं आपसे निकालने को ही बोलूं तो देखो 4 के बगल में 5 है, हो नहीं सकता, 3 है, हो नहीं सकता, 2 है बगल में ही तो ये भी नहीं होगा, और 4 के ही बगल में 6 है तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या बेटा 1। तो इसका मतलब 4 का ऑपोजिट 1 हो गया। और अगर 4 का ऑपोजिट 1 हो गया तो इन दोनों को मैं हटा दे रहा हूं। अब किसका ऑपोजिट निकालना है, 3 का। जरा देखो 3 का ऑपोजिट नो डाउट 5 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा क्योंकि अगल बगल है, तो बचा क्या 6, तो 3 का ऑपोजिट 6 हो गया। और अगर 3 का ऑपोजिट 6 हो गया तो बचा क्या 2, 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से उड़ाते हैं, समझ में आई बात कैसे करेंगे। अगल बगल वाले जो है वो ऑपोजिट नहीं हो सकते, हटाते जाओ, जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करो, उसको देखो, रिवाइंड करके फिर से देखो इसको, ठीक है ना। चलिए ये आपने देख लिया। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन कैसा आ गया, एक ऐसा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, ये ऐसा सोचो, क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया भाई। यहां पे 3 कर दो, यहां 2 कर दो, यहां 1 कर दो, यहां पे 4 कर दो, यहां पे 5 कर दो, यहां प्लस माइनस इनटू और यहां 6 कर दो। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई साहब 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ध्यान से देख के बताओ जरा सा। अब कुछ लोग कहेंगे सर 3 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा। अरे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा पासा तुमने देखा है, कोई ऐसी डाइस तुमने देखी है जिसमें ट्रायंगल शेप में कोई एक फेस हो। डाइस अगर देखा जाए, मैं अगर बनाऊं बेटा, ये देखो इसका 3D शेप बनाता हूं, डाइस का 3D शेप अगर बनाता हूं मैं, ये देखो इस 3D शेप में कोई भी शेप देखो डाइस का जो होगा वो स्क्वायर फॉर्म में होता है, ट्रायंगल फॉर्म में तो होता ही नहीं है। तो 3 का ऑपोजिट 6 कैसे होगा। और चलो मैंने मान लिया कि 3 का ऑपोजिट तुमने 6 कहा, तो बेटा 3 से जितना दूर 6 है उतना दूर तो माइनस भी है, उतने दूर प्लस भी है, उतने दूर इंटू भी तो है। तो आप सिर्फ 6 क्यों कह रहे हो। यहां पे देखो एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि ऑपोजिट ऑफ 2 जो है वो 4 हो जाएगा। चलो भाई 2 का ऑपोजिट 4, 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, 5 का ऑपोजिट 1 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 3 का ऑपोजिट बेटा ये चारों जुड़ जाएंगे, ये चारों ट्रायंगल जो हैं वो जुड़ जाएंगे कुछ ऐसे, चारों देखो ये ट्रायंगल जुड़ गए अपने आप में,
बंद हो गए। यहाँ पे देखो ध्यान से, चारों के चारों ट्रायंगल जो है बेटा वो जुड़ जाएंगे, और चारों ट्रायंगल जुड़ेंगे तो ऐसा बना देंगे, देखो प्लस माइनस इनटू एंड 6। समझ में आई बात? ये चारों जुड़ जाएंगे, इनका सीक्वेंस दिख रहा है आपको? सीक्वेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऐसे ही रहेगा। अच्छा यहाँ पे मैं एक स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टार लगा रहा हूँ। स्टार का मतलब शर्तें हैं इसमें कुछ। अच्छा ये वाला आंसर सही है क्या? अभी फिलहाल तो इसको ऐसे ही जानते रहो। ये भी मैं इसको सही नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक है, इसके हिसाब से आपने समझ लिया, जान लिया। लेकिन ध्यान रखना, इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा या इसको और फाइनली क्लियर करूंगा जब इसका पार्ट 2 बताऊंगा। देखना जरूर पार्ट 2, क्योंकि ये जो आंसर निकला है वो आंसर सही है, लेकिन 100% नहीं। इसका आंसर ये नहीं होगा, कुछ और होगा। अभी फिलहाल आप जानते रहो कि मुड़ने के बाद कुछ ऐसा आएगा, मतलब ये 3 का ऑपोजिट ये चारों जुड़ के बन जाएंगे लाइक दिस। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। पार्ट 2 में मैं इसका आंसर बताऊंगा, और आंसर ही नहीं, आपको कंफर्मेशन दूंगा। समझ में आई बात? कंफर्मेशन। अच्छा चलो, मैं कह रहा हूं पार्ट 2 के लिए कहां लेके जाता हूं? यहीं सर बता दूं? सर यहीं बता दो? नहीं, पार्ट 2 में ही बताऊंगा, और वहां पे आपको अच्छे समझाऊंगा। तो इसका पार्ट 2 जरूर देखें, ठीक है? पार्ट 2 जरूर देखें गाइस, और उस पार्ट 2 में मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे जानते रहो, और मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन पे। इसका आंसर निकाल के दिखाओ जरा। इसका आंसर जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना बेटा। इसका आंसर निकालो। बस मैं आपको पिछले क्वेश्चन से ये बताना चाह रहा था कि वो जो ट्रायंगल शेप में जुड़ेंगे तो एक स्क्वायर बना देंगे, और चारों एक ही फेस पे आ जाएंगे। हाँ, उनकी पोजिशनिंग गलत है, वो पोजिशनिंग चेंज होगी। वो कैसे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो हमारी नेक्स्ट पार्ट 2 होगी इसकी। ये लो भाई, ये लो जल्दी से। इसका आंसर क्या आएगा? कहा गया कि इसको अगर बंद करूं तो इन चारों में से कौन सा शेप है जो इसका आंसर बना के दे देगा। हिंदी में उधर है, इंग्लिश में इधर है। ऑप्शंस बेटा एक ही है, ध्यान रखना। मैं काम करता हूं, इसको हटा देता हूं हिंदी में। अब जरा समझो कि अगर इस डाइस को मैं बंद करूं तो इन चारों में से क्या आएगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है बेटा, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। क्या है आपको ध्यान से देखना है? क्या है भैया? ध्यान से देखना। आप ऑपोजिट निकालो। ए का ऑपोजिट क्या होगा? डी। ऑपोजिट निकालो ऐसे वाले क्वेश्चन में। बी का ऑपोजिट क्या होगा? ई हो जाएगा। और एन का ऑपोजिट बचा क्या? ओ। तो बेटा ये जो ऑपोजिट हैं वो कभी भी अगल बगल नहीं हो सकते। ये जो ऑपोजिट हैं वो कभी भी अगल बगल नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए के बगल में डी नहीं हो सकता। तो अगर ए के बगल में डी नहीं हो सकता, यहाँ देखो डी में है बगल में, तो कैंसिल हो जाएगा। और कहीं ए के बगल में डी दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, बी के बगल में ई नहीं हो सकता, तो बी के बगल में ई तो इन दोनों में है ही नहीं। एन के बगल में ओ नहीं हो सकता बेटा, देखो इसमें एन के बगल में ओ दिख रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑपोजिट है वो कभी अगल बगल हो ही नहीं सकते बेटा। ऑपोजिट कैन नेवर बी एडजेसेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जो ऑपोजिट देखिए उड़ा दो। हाँ, ये क्वेश्चन है उसी जैसा, ये क्वेश्चन है। चलो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है, अच्छा मुझे लग रहा है कि नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें देखो ध्यान से, ये वाला जो है ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं इसका जो सी वाले का डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, हिंदी में हटा देता हूँ बेटा इसको मैं। एक ही चीज़ है, पूछा गया कि इसको बंद करेंगे, हाउ मेनी डाइसेस आर पॉसिबल, मतलब इनमें से कौन सी डाइस बन के आ जाएगी, इसमें से क्या तीनों बन के आ जाएगी या कोई एक बन के आएगी, इसमें से ऐसा पूछा गया आपसे। बाकी नंबर्स तो आपको दिख रहे होंगे, एक बार नंबर्स मैं फिर से बना दे रहा हूँ इसमें। ये देखो यहाँ पे 5 है, 6 है, 3 है, आपको दिख रहा हो इसलिए मैंने अच्छे से बना रहा हूँ। यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। इसमें देखो ये 4 है, ये 3 है, और ये देखो मैं बाहर बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जो बाहर है ये देखो ऊपर में ऐसे 0 है, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना है, ठीक है। इसके बाद नीचे ऐसे इनटू बना है और यहाँ पे हैश बना है। आई विश आपको दिख रहा होगा। इसमें देखो बेटा ये 6 है, ये 3 है, और अगर बात करें यहाँ पे बाहर बना दे रहा हूँ इसको मैं क्रॉस करके, ठीक है। ये बॉक्स बना है, ये सर्कल है, ठीक है, बॉक्स के साथ सर्कल है, और यहाँ पर ही बेटा ये इनटू है और नीचे हैश है, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ आपको मैं छोड़ के जा रहा हूं। पूछा जाएगा कि बताइए इसको बंद करेंगे तो इन चारों में से क्या आ जाएगा, और इस गुत्थी को सुलझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो भाई ये छोड़ के जा रहा हूं ताकि आप नेक्स्ट क्लास देखें। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए भाई हमारा पार्ट 2 देखना ना भूलें। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था,
बस ये जानने के लिए बाहुबली 2 हिट हो गई थी बेटा। हालांकि पिक्चर बहुत अच्छी थी, वो मूवी अच्छी थी। तो भाई साहब यही याद रखना कि इस क्वेश्चन का आंसर असली वाला क्या आएगा, जानने के लिए पार्ट 2 देखें। तो डाइस का पार्ट 2 जल्दी ही आपको मिलेगा। सेशन को पूरा देखिएगा और जब देखेंगे ना तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो आई विश आज की कहानी समझ में आ गई होगी भाई। आज की जो कहानी है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो इस कहानी को नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर कंटिन्यू तरीके से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जाने से पहले अगर आप हमारे सेशंस को देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, दिक्कत जारी कुछ मत करिए, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए magnetbrains.com। magnetbrains.com पे अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको मिल जाता है, क्या मिल जाता है दोस्तों, एक आप magnetbrains.com लिखते हैं, जैसे ही वहां magnetbrains.com लिखेंगे लिंक आएगा, लिंक क्लिक करेंगे ऐसा कुछ डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे टॉप कोर्सेज में हमारे पूरी क्लासेस का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। उन क्लासेस की डिटेल्स में आप जाएंगे, जैसे मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नीट के नीचे भी आप जाएंगे तो आपको बैंक, एसएससी, रेलवे मिल जाएगा। क्लिक करेंगे उसको तो हमारे सेशंस पूरे मिल जाएंगे आपको। आपको लगता है कि रीजनिंग का पूरा कोर्स देखना, फुल कोर्स पे जाइए। फुल कोर्स पे आप जाएंगे, फुल कोर्स पे जाएंगे आप, पूरा कोर्स आपको दिखेगा, ये देखिए पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट उसी में नीचे सब कुछ रहेगा, किसी भी वीडियो को क्लिक करेंगे आप आसानी के साथ पूरा सेशन देख सकते हो। याद रखिएगा ये सेशन बिल्कुल फ्री दे रहे हैं हम आपको, कोई चार्ज नहीं, कोई अलग से इसके लिए कूपन कोड नहीं इस्तेमाल करना, कुछ नहीं करना, सब कुछ फ्री है। अपने भी देखिए, दूसरों को शेयर कीजिए। अब अगर वो कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा बिल्कुल नहीं बनेगा, बेटा राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा, और हकदार हम बनाएंगे आपको। आपके पास पैसे नहीं, चिंता की बात नहीं। आपके पास कोचिंग भरने का पैसा नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको कहीं दूसरे शहर में जाने का पैसा नहीं है, घर वाले इतना नहीं कर पा रहे, घर बैठिए ना, हम हैं आपके साथ। क्या आप हमारे साथ हैं? सेशन देखिए, सब कुछ फ्री कराएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, सब कुछ फ्री। सिलेक्शन आपको देना है, हम जान लगा देंगे, आप भी जान लगाइए। सेशन को शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है, तो दोस्तों को बताएं, दूसरों को बताएं। मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऑफिशियल कंपटीशन चैनल नीचे आपको दिख रहा होगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। और रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के, जीएस के, जो भी टॉपिक है, जीए के जितने भी टॉपिक हैं, सब कुछ फ्री मिल जाएगा। आपको बस सिलेक्शन लेना है, प्री मेन सब कुछ हम पढ़ाएंगे, बस आप हमसे जुड़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली क्लास पार्ट 2 याद रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद।